नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि देश में एक बार फिर से दूसरी क्रांति की बात कही जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार दूसरी क्रांति अलग अलग स्वरूपों में हो चुकी है, लेकिन इस बार जो दूसरी क्रांति है एक बार फिर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए की जा रही है और क्रांति की धरती बिहार की धरती पर की जा रही है। 24 घंटे बाद राहुल गांधी एक बार फिर से एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। इस बार वो कौन सा धमाका करेंगे और इस बार उनके धमाके की चपेट में, उनके धमाके की जद में कौन-कौन लोग आएंगे, इसके बारे में विस्तार से तथ्यों के साथ, एक-एक तथ्यों के साथ जानकारी इस वीडियो में हम लोग आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी, आपके हवाले। राहुल गांधी लगातार धमाके कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक संशय क्रिएट हो रहा है। कहते नहीं है कि वो एक सीन आया और लोग गड़बड़ाने लगे। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद अब बिहार जा रहे हैं। उसके बाद अब प्रियंका गांधी कह रही हैं हम उन लोकसभा सीटों का चयन कर रहे हैं जो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है। इधर ये शुरू करेंगे, उधर अखिलेश यादव भी तैयारी पे इस बात के कि मैं कुछ कम वोटों से हारी सीटों को लेकर बातचीत करूंगा। ये सब चीजें अब प्लेटफॉर्म में आ चुकी हैं। राहुल गांधी का कल वहां जाना और उससे पहले जन स्वराज के प्रशांत किशोर का बीजेपी के नेताओं का भ्रष्टाचार का पुलिंदा खोल देना, उन्हीं के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व गृह सचिव रह चुके आरके सिंह ये कह रहे हैं कि पार्टी की बड़ी फजीयत हो रही है अगर मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, तमाम नाम उन्होंने गिनाए हैं जिन पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। वो कह रहे हैं या तो इनके खिलाफ मानी हानि का मुकदमा करो या इन्हें जवाब दो, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपकी तो इंसल्ट हो ही रही है। पार्टी की बड़ी छीजा-लेदर हो रही है, भ्रष्टाचार पर खामोश रह गए, मतलब अब बीजेपी वहां दुतरफा गिर गई। प्रशांत किशोर वो कहते नहीं है कि चोट कर रहे हैं जड़ पर। राहुल गांधी अंदर की बातें ला रहे हैं। बिहार में बड़ा उहापोह मच चुकी है। इस उहापोह में क्या होगा, और मैं तो जब तक नीतीश बाबू के पर्चे दाखिल ना हो जाए तब तक मैं तो मानता नहीं कि वो किधर रहेंगी, क्योंकि आजकल उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी। अब राहुल गांधी पहुंचेंगे कल। कल पहुंच के वो वहां कौन सा हाइड्रोजन ले जाएंगे, नाइट्रोजन ले जाएंगे कि ऑक्सीजन ले जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। ये तो वही जाने भैया, वो रोज नए नए बम बनवा रहे हैं, कौन सा बम फूटेगा। लेकिन बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। अब ये कुल्हाड़ी पर पांव फिर मार दिया। लोग कुल्हाड़ी मारते हैं, उन्होंने कुल्हाड़ी पर पांव मार दिया, जीएसटी कम करे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मुख्यमंत्री के शहर के सांसद हैं, मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी है, वो कह रहे हैं सभी सामान 50% सस्ते हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पूरे देश में मजाक बन रही है। सुबह सुबह उठे संतोष पाठक जी तो वो वीडियो देख के बाजार चले गए और बाजार जाके 50% सस्ता सामान ले आए। हमें बता नहीं रहे कौन सी दुकान पे मिल रहा है। हमने फोन भी किया कि हमें भी बता दो वो 50% सामान जो सस्ता बीजेपी के सांसद किशन साहब ने कहा है, अब नाम समझ गए होंगे, रवि किशन जी हैं, तो ये तो ले आए। अब ये हमें दुकान नहीं बता रहे हैं। अब हम भी बड़ा परेशान है कि उन्होंने कहा कि जो सामान पहले 100 रुपया में मिलता था अब 45 रुपया में मिलेगा। और ये मोदी जी को उनका बयान सभी टीवी चैनल और सब जगह चलवा देना चाहिए ताकि लोग जान सके। तो संतोष पाठक जी क्या क्या ऐलान करवाएंगे। 50% सस्ता तो माल करा दिया आपने। जो चीज 1600 की मिलती थी अब 800 की मिलेगी। जो 3200 की मिलती थी वो अब 2000 की मिलेगी। उधर राहुल गांधी पहुंच देखिए रहे शिव हैं जी, पटना। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पटना और वो बहुत दिनों से कह रहे थे इस जीएसटी को लेकर, बहुत दिनों से कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर, बहुत दिनों से कह रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, बहुत दिनों से कह रहे हैं रोजगार को लेकर, बहुत दिनों से कह रहे हैं महंगाई को लेकर। क्या क्या जवाब देंगे भाजपा?
देखिए सर, सबसे पहली बात जो आपने जीएसटी की बात कही, तो जीएसटी आजकल दुकानदार बड़े परेशान हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने आदेश दिया, निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनको दुकानों पर जाकर स्वदेशी का बोर्ड लगाना है, स्वदेशी का पोस्टर लगाना है। अब मुख्यमंत्री योगी जी चले जाएँगे तो कौन-सा दुकानदार मना करेगा कि भाई वो स्वदेशी का पोस्टर ना लगाए। लेकिन ये अलग बात है कि जहां मुख्यमंत्री जी गए थे, वहां पर ही कितने स्वदेशी सामान है और कितने विदेशी सामान है, अगर इस बात की खोजबीन शुरू हो जाएगी, तो सच निकल कर सामने आ जाएगा। स्वदेशी की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन कैमरों से बोल रहे थे, वो कैमरे भी विदेशी थे शिव जी। मोबाइल का तो छोड़ ही दीजिए कि मोबाइल जितने आते हैं उसमें से कितने मेड इन इंडिया हैं और कितने विदेशी हैं, और जिन पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लग के आपको मिल रहा है, उसका अंदर का सारा साजो सामान कितना स्वदेशी है, कितना विदेशी है। तो ये अपने आप में एक अलग तरह की राग है। और महात्मा गांधी जी को याद इसलिए करता हूं क्योंकि बिहार का जिक्र कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जब विदेशी कपड़ों, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की थी, तो उससे पहले खुद उन्होंने विदेशी कपड़ों को छोड़ दिया था। मैं तो कल से इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की कोई तस्वीर सामने आ जाए कि अब मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनूंगा, अब मैं विदेशी सूट नहीं पहनूंगा, अब मैं देसी एक कपड़े से बनी हुई धोती पहनूंगा या एक ही सिलाई की बनी हुई कुर्ता पहनूंगा। इस तरह की तस्वीर आ जाए, मैं कोई विदेशी चश्मा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कोई विदेशी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ जाए, अभी तक तो आई नहीं है। तो सारी जो सीख है वो सिर्फ जनता के लिए है। खैर, वो तो जनता सोचे कि 8 साल तक लूट हुई, उसके बाद छूट का उत्सव मनाने को उनको कहा जा रहा है। जी शिव जी। मैं ये जानना चाहता था कि प्रधानमंत्री विदेशी कपड़े पहनते हैं। मतलब वर्षों से आरएसएस कहती आई, वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच कहता आया कि स्वदेशी पहनो, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल पक्की पृष्ठभूमि आरएसएस से है। तो क्या वो विदेशी कपड़े पहनते रहे और लोगों को भ्रमित करते रहे? इसमें भी झूठ। मैं जानना चाहता हूं, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वदेशी अपनाए, तो क्या अब तक उनकी प्रधानमंत्री जी घड़ी विदेशी, चश्मा विदेशी, जैकेट विदेशी, कोट विदेशी, सारे विदेशी सामान थे? लोगों को बताते रहे कि आप बेटा स्वदेशी पहनो, आप पहनिए, हम तो आयातित माल ही पहनेंगे। आप ये अपना ये जो घटिया किस्म का बनना है देश में, इसे आप पहन लीजिए। नहीं, इस पे तो मैं थोड़ा-सा कहूँगा शिव जी कि देश में जो बन रहा है वो घटिया किस्म का नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इतनी ज़्यादा लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार है कि जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की जो मूल विचारधारा, आपने आरएसएस की विचारधारा की बात कही, तो आरएसएस के लोग भी महँगी घड़ियाँ और महँगे चश्मे पहनने लग गए हैं। सुरक्षा की लत उनको भी लग गई है। खैर, सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन महँगी घड़ी और महँगा चश्मा क्यों ज़रूरी है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, बिहार की नहीं धरती नहीं की नहीं, बात कर रहे मैं हैं। चश्मा का जिक्र करके आपने फिर मुझे उलझा दिया। मैं आपकी बात सुनूंगा। आप तो आरएसएस और बीजेपी के बहुत नजदीकी रहे हैं। अन्य दलों में आपको काले चश्मे वाले कम लोग मिलेंगे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी में बहुत ज्यादा मिलेंगे। वो काला हैवी वाला होगा जो आप उनका अंदर का आंख न जान सको क्या चल रहा है आंख। अब ये पब्लिक सोचे, ये जनता सोचे कि कौन सी चीज छुपाई जाती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये सवाल उठते क्यों हैं। हमें किसी के पहनावे पे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। महंगी चश्मा भाई, अगर पैसा होगा या किसी ने दिया होगा तभी वो पहन रहे। लेकिन ये आपके डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। वकालत आप स्वदेशी की करेंगे, इस्तेमाल आप विदेशी करेंगे। तो बिहार की धरती पर, जिस बिहार की धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया, जिस बिहार की धरती से आपातकाल के विरुद्ध जेपी का आंदोलन शुरू हुआ, उसी बिहार की धरती से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी एक बड़ा अभियान, राहुल गांधी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। कल शिव जी, कल जो है वो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार की राजधानी पटना में होगी। याद दिला दूं कि इससे पहले कांग्रेस की इस तरह की बड़ी बैठक जो थी वो आजादी से पहले 2 बार हुई थी। तो आजादी के बाद एक बार फिर से बिहार की धरती पर कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक, वो भी सिर्फ कार्यकारिणी की नहीं बल्कि विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीसीपी की चेयरपर्सन जो है, सीपीपी की चेयरपर्सन जो है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद होंगी। राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
प्रियंका गांधी समेत उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी होंगे, तमाम उपाध्यक्ष होंगे, तमाम महासचिव होंगे, तमाम सचिव होंगे। और इसके अलावा चूंकि ये एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जहां जहां कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वहां विधानसभा में जो नेता विपक्ष होंगे, जो कांग्रेस पार्टी विधायक दल के जो नेता होंगे विधानसभा में और विधान परिषद में, वो उस बैठक में शामिल होंगे। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, एससी कांग्रेस, एसटी कांग्रेस, इन तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शामिल होंगे और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। और इस बैठक में अब मैं बता देता हूं एजेंडा क्या है। वोट चोरी तो अपने आप में एजेंडा होगा। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की वर्किंग एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर आपको पता है कि राहुल गांधी ने बिहार में किस तरह से 16 दिनों की यात्रा निकाली, 1300 किलोमीटर घूमे बिहार में, वो लगभग 25 जिले वो घूमे, तो उसको लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आप आरोप लगाते हैं अलग बात है, आप आलोचना करते हैं अलग बात है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कल बाकायदा एक प्रस्ताव पास करेगी अपनी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में, जिसमें चुनाव आयोग समेत अन्य कई संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाया जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर, लोकतंत्र को बचाने का आह्वान करते हुए राहुल गांधी बिहार की धरती से दूसरी क्रांति की शुरुआत करेंगे। और ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि क्रांति की धरती बिहार से शुरू कर रहे हैं। सीधे सीधे चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाएंगे। वोट चोरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मिलीभगत की बात करेंगे। और ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ ही दिनों बाद, यानी अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में शिव जी, चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर में, ज्यादा संभावना इस बात की है कि नवंबर में 3 चरणों में बिहार में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की धरती से दूसरी क्रांति की शुरुआत, वोट चोरी के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे घेरना, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का आरोप लगाना और पटना की धरती पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, मुख्यमंत्रियों का पहुंचना, ये एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत होगी। और जो लोग भी इस नई तरह की राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको जरा मैं बता दूं कि आजकल चिराग पासवान जो नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे, जो आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, 60, 70, 80 पता नहीं कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, उनके जीजा जी तो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। 20 विधानसभा सीट पर लड़ने वाले नेता को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। खुद चिराग पासवान जानते हैं कि 20 से ज्यादा लड़ गए तो 25 मिल जाएगी उनको, लेकिन 25 विधायक लड़वाने वाले चिराग पासवान बिहार की जनता को विकसित बिहार बनाने का झांसा दे रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अकेले बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ सके। अब कोई बताए मुझे कि क्या चिराग पासवान की इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में पूरे विधानसभा का चुनाव लड़ सके अकेले? पिछली बार पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे, तो भी सिर्फ 135 खाता भी सीटों नहीं पर खुला लड़ था। पाए, तो भी सिर्फ 135 सीटों पर लड़ पाए। 243 सीटों पर उम्मीदवार मिले नहीं उनको, और 135 सीटों पर भी जो लड़े, उसमें ज्यादातर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से उधार लिए हुए थे। तो अब चिराग पासवान भी कांग्रेस को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने देश की चुनावी राजनीति में कितनी बड़ी हलचल पैदा कर दी है शिव जी। अब चिराग पासवान का खाता भी नहीं खुला, वो चिराग पासवान कांग्रेस को दिया दिखाएंगे। समस्या क्या है पाठक जी? बीजेपी ने एक नैरेटिव कर दिया है कि जो अपने छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनसे कांग्रेस को भिड़वाती है, कांग्रेस उन्हीं दलों में उलझ जाती है और फिर बीजेपी अपना गेम बजाती है। आज यूपी में आप देखिए, बसपा, कांग्रेस और सपा पर हमलावर है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कांग्रेस से क्या लेना देना है। बसपा 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल पैदा करेगी। आजम खान साहब जेल से निकल आए हैं आज, हालांकि निकलते निकलते उनको रोक दिया गया था 3,000 रुपया का जुर्माने के चक्कर में। सब चीज अब समझने लगे। आप एक चीज देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन में सड़कों पर सभी समाज और धर्म के लोग सड़क पर आ रहे हैं, पिट रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन निकल रहे हैं।
स्प्रिंग होती है पाठक जी, उस पर वजन डालते हैं तो वो दब जाती है, लेकिन एक लिमिट भर दबती है, फिर एक दिन उछाल मारती है, वो सारा वजन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही पुलिस की कानून व्यवस्था है, लोग जब तक स्वीकार करें ठीक है, आपका डर भय स्वीकार करें ठीक है, लेकिन एक दिन तो वो उछाल मारेगा। कब तक लोग इस राजनीति को स्वीकार करते रहें? जब चाहे तब आप जीएसटी बढ़ा दो, जब चाहे तब वोट चोरी कर लो, जब चाहे तब जो चाहे कर लो। अरे हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आरोप गलत लगा रहे हैं, वो फिर जा रहे हैं बिहार, वहां सीडब्ल्यूसी की बैठक करेंगे, करेंगे तो इसीलिए कि बिहार में कुछ हो जाए। राजस्थान में की उन्होंने, तो अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी तो प्रत्येक कार्यकर्ता जाएगा, प्रत्येक नेता जाएगा, छोटे कार्यकर्ता नहीं, जो कार्यकर्ता इस लायक है। मंथन होगा, कई चीजें निकलेंगी। बिहार के तो लोग ज्यादातर आ ही जाएंगे, उनसे फैक्ट फीड ली जाएगी, इतने फीडबैक लिया जाएगा, इतने नेता ज्यादा वहां मौजूद रहेंगे, सबसे सबकी जानकारियां एकत्रित की जाएंगी, हर विधानसभा से संबंधित बातचीत होगी। भाजपा इन सबसे भयभीत है। अमित शाह जी ने उस दिन बिहार में पूछ लिया राहुल गांधी क्यों आए थे, क्या नारा लगाए थे, लोगों ने कह दिया चिल्ला के वोट चोरी, झेप गए। संतोष जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है बदलाव तो अब चल पड़ा है, मुझे नहीं मालूम कब होगा, लेकिन बदलाव की गति पकड़ ली है बदलाव ने। आपकी क्या राय है? बदलाव ने गति तो पकड़ ली। देखिए, बिल्कुल, जनता बदलाव का मूड किस तरह से बना चुकी है, इसको आपको इस तरीके से समझना होगा कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, सासाराम की धरती से निकाली, बाबू जगजीवन राम की धरती, जहाँ से वो सांसद रहे, जहाँ से वो मंत्री बने और लगातार मंत्री बने रहने का जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, उनके बाद उनकी बेटी वहाँ से सांसद बनी, लोकसभा की स्पीकर रही मीरा कुमार जी। वहाँ से आप यात्रा शुरू करते हो, बिहार की राजधानी पटना तक पहुँचते हो और इस यात्रा के दौरान ये महत्वपूर्ण नहीं था कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था कि मुकेश साहनी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए लड़ते हुए नजर आ रहे थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि हर गुजरते दिन के साथ जैसे-जैसे राहुल गांधी का काफिला बढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे और जब बयान आने शुरू हो गए थे तो इसका मतलब, इसका लबो-लुआब सीधे-सीधे यही निकलता था कि राहुल गांधी की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा रही थी। और बिहार में लड़ाई कोई 30, 40, 45% की नहीं है शिव जी। आपको इस बात को समझना होगा। 90 आपके पास है, जिसने 10 आपको लाकर दे दिए, उस 10 की अपनी एक अलग अहमियत है। आज हम क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो 240 सांसद है। नायडू साहब के पास तो सिर्फ 16 है, नीतीश कुमार साहब के पास सिर्फ 12 है। हम इसलिए कहते हैं कि जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी बीजेपी यानी सरकार बनाना, वो 240 सांसद होने के बाद भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन 16 और 12 ने मिलकर उनको सरकार बनाने लायक बहुमत दे दिया। बिहार की कमोबेश यही स्थिति है। भाजपा कहां खड़ी है ये सबको पता है। जनता दल यूनाइटेड कहां खड़ी है ये सबको पता है। राष्ट्रीय जनता दल कहां खड़ी है ये सबको पता है। और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में जो जीत हार की भूमिका निभाने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है और सीपीआई माले सिर्फ 2 पार्टी है। पिछली बार ही 2020 के विधानसभा चुनाव में ही 2015 में 27 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अगर 27 सीटें कांग्रेस ले आती तो विपक्षी गठबंधन का आंकड़ा 118 पे होता और 123 इसमें से 8 घटा दीजिए तो 125 इसमें से 8 घटा दीजिए तो 117 पे एनडीए गठबंधन होती, यानी विपक्षी गठबंधन 1 सीट ज्यादा होता। कांग्रेस का बिल्कुल प्रदर्शन खराब हुआ तो विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन खराब हुआ। बीजेपी की चिंता किस बात की है? बीजेपी की चिंता इस बात की है शिव जी कि जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक है वो तो उनके साथ खड़ा है। जो सीपीआई का, जो सीपीएम का, जो सीपीआई माले का वोट बैंक है वो भी उनके साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस जिस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, वो वोट बैंक चाहे उनके पास पिछड़ा जा रहा हो, चाहे उनके पास दलित जा रहा हो, चाहे उनके पास ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ठाकुर, भूमिहार जा रहा हो, ये सब वो वोट बैंक है जो भाजपा के पास है। बिल्कुल और बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस मान लीजिए 70 नहीं 50 सीटों पर लड़े, कांग्रेस मान लीजिए 55 सीटों पर लड़े और इन 55 सीटों पर सिर्फ 5-5 हजार, शिव जी, सिर्फ 5-5 हजार, और 5-5 हजार भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 1 से 5 हजार के बीच में अगर बीजेपी का वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस पार्टी की तरफ चला जाता है या कांग्रेस की वजह से बीजेपी का वोट बैंक खिसक कर जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक खिसक कर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चला जाता है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ चला जाता है, तो नतीजा बिल्कुल सामने आ जाएगा। क्योंकि पिछली बार 243 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर जो वोट प्रतिशत का अंतर था वो 0.03% था। फिर जो बराबर वोटों की का, टक्कर कुल वोटों का, बिहार के पूरी 243 विधानसभा सीटों पर कुल वोटों का जो अंतर था वो सिर्फ 11,150 वोटों का अंतर था। इसलिए कांग्रेस जो कुछ कर रही है ये बीजेपी की नींदें उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस एड ऑन कर रही है। ये एड ऑन की अपने आप में एक बिल्कुल बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस का बिल्कुल। एड ऑन करना आप उस तरह से समझिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जब बहुजन समाज पार्टी को घर बिठा दिया और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि जिन मायावती के बहुजन समाज पार्टी की वोट बैंक की गिनती 17-18% से शुरू होती थी, उस बसपा को उन्होंने 9, साढ़े 9, 10% पर लाकर छोड़ दिया। जो बाकी 8-9% वोट था वो जैसे ही ऐड ऑन हुआ भारतीय जनता पार्टी के पास, तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। इस ऐड ऑन को अगर समझना है तो सिर्फ 2 चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मायावती जब लंबे अरसे बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आई थी, मायावती के बाद फिर अखिलेश यादव भी लाए, फिर बीजेपी भी लाई, लेकिन एक लंबे अरसे बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार जो थी, लंबे अरसे बाद मैं कह रहा हूं, नारायण दत्त तिवारी 1991 में, माफ कीजिएगा 1991 में कल्याण सिंह के बाद मायावती अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाकर लाई थी, क्योंकि उन्होंने दलितों में वोटों का एड ऑन किया था। और कौन से वोट जोड़े थे उन्होंने? ब्राह्मण मतदाताओं को एड ऑन किया था। ब्रजेश पाठक की, सतीश चंद्र मिश्रा की अहम भूमिका थी। बुंदेलखंड में 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है और पूरे उत्तर प्रदेश में जोड़ लिया जाए तो 10% के आसपास ब्राह्मण वोटर है। जैसे ही ये वोट मायावती ने एड ऑन किया, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। जैसे ही मुस्लिम यादव समीकरण में अगड़ी जातियों का वोट बैंक अखिलेश यादव ने जोड़ा, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। और जैसे ही अगड़ी जातियों के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को जोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को जोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने निषाद, राजभर, इन तमाम और गैर जाटव, जाटव से अलग हटकर तमाम दलित समुदायों को जोड़ दिया, तो 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। कांग्रेस उसी बिल्कुल तरह का बिल्कुल। खेल बिहार में करने जा रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है और इसलिए रिएक्शन आ रहे हैं। और 24 घंटे बाद राहुल गांधी जो बिहार की धरती पटना पर करने जा रहे हैं, माहौल बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्हें 20-25% वोटों का अंतर नहीं करना है शिव जी, उन्हें मैं 4-5 समझ रहा हूं। प्रतिशत वोटों का अंतर कर देंगे, उसी में खेला हो जाएगा। जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि थोड़े से में ही बहुत कुछ निकल आएगा, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। अगर 5% वोट भी इधर उधर होता, 3% वोट इधर उधर होता, तो परिणाम कुछ अलग होंगे। इंतजार करना पड़ेगा 24 घंटे बाद राहुल गांधी के बड़े ऐलान का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं इजाजत चाहूंगा। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।